हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है। पिछले 3-4 दिनों से हमारी साइंस की क्लासें नहीं आ पाई, तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन अब से अपनी रेगुलर साइंस की क्लासें आएगी। ठीक है, तो जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कार्बन। तो कार्बन के बारे में अपन ने सारी चीज देख ली, कार्बन के प्रकार, कार्बन के अपर रूपों के बारे में सब चीजें अपन ने पढ़ ली। आज अपन बात करेंगे कार्बन से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों की। तो पहले एकदम अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो पहले अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, कि यौगिक होते क्या हैं। तो कार्बनिक यौगिक वे होते हैं, वे यौगिक जो जीवों से प्राप्त हो, वे यौगिक जो जीवों से प्राप्त हो। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जो जीवों से क्या हो, प्राप्त हो, या फिर बोले तो जिनमें कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत में खोज की थी वो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ठीक है, बर्जीलियस। अब इस वैज्ञानिक ने क्या बताया, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो ये कार्बनिक यौगिक है ये सिर्फ जीवों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है धीरे धीरे जैसे जैसे खोज होती है, नए वैज्ञानिक आते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनके एक्सपेरिमेंट अलग होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी और ज्यादा खोज की। तो इसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने, बर्जीलियस ने क्या कहा कि यौगिकों का निर्माण जीवों से होता है, जैविक यौगिकों से होता है। ठीक है, और ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद 1888 में, उसके बाद 1888 ईस्वी में कौन आया, वोहलर। ठीक है, वोहलर नामक वैज्ञानिक, वोहलर। आपको पता है वैज्ञानिक, अंग्रेजी वैज्ञानिक का नाम कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ, बस मात्राओं में फर्क होता है। ठीक है, तो वोहलर नामक वैज्ञानिक आया, नामक वैज्ञानिक। इस वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण इसने प्रयोगशाला में कर दिया। ठीक है, इसने तो क्या कहा था कि ये जैविक यौगिकों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ये वैज्ञानिक था इसने क्या बताया कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका निर्माण प्रयोगशालाओं में भी हो सकता है। जैसे इसने क्या किया था, इसने सर्वप्रथम किसका निर्माण किया, इसने सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, यूरिया का निर्माण किया। कब किया, 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी यूरिया क्या एक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब सबसे पहले तो यूरिया का निर्माण हुआ कार्बनिक यौगिक में। उसके बाद, इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, उसने एक और यौगिक बना दिया, कोलबे ने। कोलबे ने क्या बनाया, कोलबे ने बना दिया एसिटिक अम्ल। कोलबे ने क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया। ठीक है, एसिटिक अम्ल भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ हुआ है, प्रयोगशाला में हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो जीवों से प्राप्त होता था। बर्जीलियस ने बोला कि इसका निर्माण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुए, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने नए नए शोध किए, और कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी कहाँ होने लगा, प्रयोगशालाओं में होने लगा। इन्होंने क्या कर दिया, बर्जीलियस की बात को गलत साबित कर दिया। ठीक है, पहली इतनी बात। अब अपन देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। तो देखो कार्बनिक यौगिकों में के प्रकार में पहले अपन पढ़ते हैं केकुले का, सॉरी, सबसे पहला केकुले का संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत।
कार्बनिक यौगिक कौन से? जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है, एक कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है ऐसे, ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो ये जो इनके मध्य कार्बन कार्बन को जोड़े रखता है, इनके मध्य जो बंध है, इसके आधार पे केकुले का संयोजकता बंध सिद्धांत बना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है रे? कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है। मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वह दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उनके साथ बंध निर्माण करता है। उनके साथ क्या करता है? बंध निर्माण करता है। और अपन अपने पास क्या आ जाता है? कार्बन की संयोजकता आ जाती है। कार्बन कितने बंध बना सकता है? कार्बन 4 बंध बना सकता है। कार्बन कितने बंध बना सकता है? कार्बन 4 बंध बना सकता है। कार्बन की संरचना कैसी होती है? मैंने आपको बताया था, कार्बन की संयोजकता होती है चतुष्फल की। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है ये, कार्बन की संयोजकता चतुष्फल की, या फिर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके अंदर बात करें अपन केकुले का संयोजकता बंध सिद्धांत, तो इसके आधार पे इसने क्या बोला कि या तो जो कार्बन के सभी बंध है वो या तो क्या हो सकते हैं? सभी सिंगल बंध हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि या 2 सिंगल बंध, एक डबल बंध हो सकता है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा? या तीनों ही क्या हो? एक त्रिबंध हो, एक सिंगल बंध हो, ठीक है। और ये इसने क्या बताया कि या क्या हो सकता है? या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ द्विबंध हो और दूसरी तरफ भी क्या हो? द्विबंध, ठीक है। या तो चारों बंद सिंगल हो सकते हैं, एक डबल बंद हो सकता है, 2 सिंगल बंद हो सकते हैं, 3 बंद एक साथ हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल बंद हो सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ये किसने बताया था? केकुले के संयोजकता बंध सिद्धांत में। अब सभी पे आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यदि सभी सिंगल बंद हो, सभी क्या हो? सिंगल बंद हो, एकल बंद, इसको अपन क्या बोलेंगे? एकल बंद। अब सभी एकल बंद है, यदि कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, कार्बन की संयोजकता कौन पूरी कर रहा है? हाइड्रोजन। अब ये क्या है रे? अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? CH4 लिख सकते हैं। CH4 को अपन क्या बोलते हैं? मीथेन गैस बोलते हैं, ठीक है। CH4 का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस। CH4 का और नाम क्या है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये क्या है? एकल बंध। जब कार्बन की संयोजकता किससे पूरी हो? जब कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो। या ऐसे कर सकते हैं अपन, यदि कार्बन की संयोजकता किससे पूरी हो? क्लोरीन से पूरी हो। चारों संयोजकता किससे पूरी हो? क्लोरीन से। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं नाम, CCl4, ठीक है। CCl4, CCl4, यानी कि इसका नाम क्या होगा? इसको वैसे तो बोलेंगे अपन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। या तो हम इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और वैसे विज्ञान की भाषा में इसको बोला जाता है, इसका नाम है पाइरीन। क्या नाम है? CCl4 का पाइरीन। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का सूत्र बताओ, ठीक है, या मार्स गैस का सूत्र बताओ, मीथेन गैस का सूत्र बताओ, पाइरीन का सूत्र बताओ। पाइरीन का सूत्र बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत बार, ठीक है। पाइरीन, या फिर पाइरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पाइरीन का उपयोग किया जाता है जो बिजली में आग लगती है ना, बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने में, बिजली द्वारा लगी आग बुझाने में पाइरीन का क्यों किया जाता है? पानी का क्यों नहीं किया जाता? अब देखो, कहीं पे बिजली है, वहां पे आग लग गई, चारों तरफ करंट फैला है, यदि अपन पानी उसमें डालेंगे तो पानी क्या है? विद्युत का स्विच लगा, उसके जरिए क्या आ जाएगा? अपने तक करंट आएगा, यानी कि अपन आग बुझाने की कोशिश करें और खुद ही करंट लग के वहीं पे अपनी डेथ हो जाए, ठीक है। तो बिजली से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? CCl4।
ठीक है। अब देखो, अब अपन यदि यदि इसमें चारों संयोजकता किससे पूरी हो रही है, चारों संयोजकता क्लोरीन से पूरी हो रही है। यदि एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण कर दे, बाकी की तीन क्लोरीन से, बाकी की तीन क्लोरीन से, तब ये क्या बन जाता है, CHCl3। अब ये क्या बन गया, CHCl3। ध्यान से देखो, सॉरी, हाँ, ध्यान से देखो, CHCl3 किसका है, आपको याद होगा किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें किया जाता है, आपको पता है, बेहोशी की दवा या फिर निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, ठीक है। ये तो था कि यदि क्या हो, सभी सिंगल बंद हो, सभी क्या हो, सिंगल बंद हो, क्या हो, सभी सिंगल बंद हो, तब ये प्रकार बनती है। ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, या क्लोरीन पूरी कर रहा है, या फिर कोई हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन पूरी कर रहा है, सभी एकल बंद अगर इसको पूर्ति इसकी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन से बंद है, इसमें कौन से बॉन्ड है, इसमें एकल बंद है, ठीक है। कौन सा बंद है इसमें, एकल बंद है। एकल बंद समझ में आ गया कैसे होता है, जिसमें क्या हो, चार तत्व कार्बन के साथ जुड़े हो। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन डबल बॉन्ड की, ठीक है। एक द्विबंध और दो सिंगल बंध हो, ये मिटा सकता हूं मैं। अब यदि ऐसा हो जाए, अब यदि क्या हो कि एक तो डबल बॉन्ड हो, दो सिंगल बंध, मतलब दो द्विबंध, दो, सॉरी, एक द्विबंध, एक द्विबंध, दो एकल बंध, दो एकल बंध, ठीक है। एक तो क्या हो, डबल बॉन्ड हो और दो सिंगल बॉन्ड हो, तब अपन क्या करते हैं, तब अपन क्या करते हैं बताओ, तब अपन देखो क्या करेंगे। जैसे एक यौगिक आपने सुना होगा, HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये किस प्रकार होता है, एक कार्बन होता है, दो संयोजकता तो हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ी होती है, ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार, तो दो तो ये जुड़ गए, एक और एक, दो और दो ये, तो दो दो चार, लेकिन तत्व तो कितने जुड़े हैं, तीन ही तत्व जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन द्विबंध के साथ जुड़ गई। एक बात ध्यान में रखना, अब ऑक्सीजन को अपन सिंगल बंध में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, दो होती है, जिसकी जितनी संयोजकता होती है वह उतने ही बंध बनाता है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है तो हाइड्रोजन एक ही बंध बना सकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता दो है तो वह दो ही बंध बना सकता है, नाइट्रोजन की संयोजकता तीन है तो वह एक साथ तीन बंध ही बना सकता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता दो है तो ये कितने बंध बना सकता है, ये दो बंध बना सकता है, ठीक है जी, देख लिया। अब ये क्या है, ये किसका रूप है, ये इसका रूप है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, अब देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है ना, उनको थोड़ा ये हार्ड लगेगा क्योंकि ये चीजें उनके बहुत कम आई है, सिर्फ एक चैप्टर में है ये, 10th में, बाकी ये पूरी की पूरी 11 12th में आती है ना। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन। अब जैसे जैसे अपन कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, एल्डिहाइड इनका क्या होगा, अनुलग्न हो जाएगा, एल्डिहाइड सबके साथ जुड़ता जाएगा, ठीक है, एथेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, ब्यूटेनएल्डिहाइड, ऐसे करके। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग, तो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रश्न ये बनता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन, जलीय, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रयोग जंतुओं के परीक्षण में, जो लैब वगैरह में जंतुओं का परीक्षण किया जाता है, उन जंतुओं को रखने के लिए जो रसायन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जंतुओं के परीक्षण में, ठीक है, वो क्या होता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। अब ये पूछ लिया जाए आपसे कि जंतुओं के परीक्षण में किसके फॉर्मेल्डिहाइड के कितने प्रतिशत जलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है, तो कितने प्रतिशत है,
40%। ठीक है, अब यदि अपन ये जो हाइड्रोजन है ये संयोजकता कौन पूरी कर दे, इसके स्थान पे क्लोरीन आ जाए। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया अपन ने, क्लोरीन लगा दिया। अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, COCl2। अब ये क्या बन गया, COCl2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुत ही जहरीली गैस होती है। यह बहुत ही क्या होती है, विषैली गैस होती है, विषैली गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्जिन गैस। पर्सन आपने देखा होगा कि फॉस्जिन गैस का सूत्र बताइए। ठीक है, फॉस्जिन गैस का सूत्र बताइए, या फिर फॉस्जिन गैस का निर्माण किससे होता है। अब जो ये फॉस्जिन गैस है इसका निर्माण किससे होता है, क्लोरोफॉर्म से। अभी भी मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3। ठीक है, यदि ये प्रकाश की उपस्थिति में, धूप की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो ये क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, COCl2 बना लेगा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्या बना लेगा, COCl2 बना लेगा, यानी कि ये विषैली गैस बना लेगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को आपने देखा होगा कि फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म को एक रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखा जाता है, एक रंगीन बोतल में। आपने दवाइयों की वो बोतल देखी होगी, कांच की बोतल आती है, फिर इंजेक्शन के लिए जो कांच की बोतल होती है उसका जो कलर होता है भूरा भूरा, रेड भूरा मिक्स, रंगीन, है ना। तो उस प्रकार की बोतल में इस क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है। यदि वो किसके संपर्क में आ जाए, वो हवा, वायु या धूप यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में आ जाए, तो वो क्रिया करके क्या बना लेगा, वो क्रिया करके अपना एक फॉस्जिन गैस का निर्माण कर लेगा, एक विषैली गैस का निर्माण कर लेगा। ठीक है, ये बात होगी अपनी जब दो सिंगल बंद हो और दो डबल बॉन्ड हो। मैं यहाँ पे आपको ये बंद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सभी यौगिक है इनके बारे में या तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे हैं उनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले। जैसे क्लोरोफॉर्म है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपन चलने वाले हैं। तो देखो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, जब क्या हो, तीन तो क्या हो, सॉरी एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि एक त्रिबंध हो या एक एकल बंध हो। अब इसकी बात करें, इसको मिटा सकता हूं मैं, दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब यदि एक सेकेंड, अरे यार क्या क्या था, हाँ इसकी बात करते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, यदि क्या हो, एक तो क्या हो त्रिबंध हो और एक एकल बंध हो, तब जैसे इसका एक यौगिक हो कि त्रिबंध में क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन जुड़ जाए, एकल बॉन्ड बॉन्ड में क्या जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, और त्रिबंध में क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन। ये बन गया HCN। ठीक है, ये यौगिक देखा होगा, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। इस यौगिक का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, और एक यौगिक होता है HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन एक सेकेंड, अब देखो, जब एक त्रिबंध हो और एक सिंगल बंध हो, एकल बंध हो, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखो, अब ये ऐसा लिखा हुआ है, अब आप बता सकते हो क्या, अब आप बता सकते हो क्या कि इसमें कितने सिंगल बंध है, कितने एकल बंध है। इसके लिए आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। तो कार्बन की संयोजकता तो आपको पता 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। अब एक हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता तो एक ही है। नाइट्रोजन जुड़ा है, नहीं, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 बंध बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। और जो हाइड्रोजन साइनाइड ये बहुत ही क्या है, विषैला पदार्थ, बहुत ही विषैला पदार्थ, ये हो गया। उसके बाद अपना अगला प्रकार क्या था कि दोनों ही क्या हो, दोनों ही डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी कि दो द्विबंध हो एक साथ। दो द्विबंध मतलब 1 2 3 4, 4 संयोजकता कंप्लीट। ठीक है, अब दो द्विबंध वाला यौगिक तो अपन बार बार पढ़ते हैं, आपने नाम देखा होगा, आपने सुना होगा, जैसे CO2। आपने CO2 देखा है,
तो यहाँ पे देखो कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। अब आप बता सकते हो इसका विच्छेद कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या देखनी है, संयोजकता देखनी है। यहाँ पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितनी है, दो है, मान लो एक और दो, ठीक है। एक ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है, यानी कि ये जुड़ गई, और एक ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है। तो ये क्या है, CO2 का ऐसा रूप, ठीक है, बंध वाला। तो ये क्या है, इसमें कितने द्विबंध है, इसमें दो द्विबंध है। कितने द्विबंध है, इसमें दो द्विबंध है। CO2 का ये रूप है। CO2 तो आपको पता है, ठीक है। अपन कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और अपन किस पे डिपेंड है, अपन पेड़ पौधों पे डिपेंड है। यदि वे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन अपन हमारे पास नहीं पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन बनती कैसे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ पौधों में होता है। तभी CO2 किस में परिवर्तित होती है, O2 में परिवर्तित होती है, ठीक है, जो हमारे तक पहुंचती है। समझ गए, ये बात होगी अपनी क्लियर। आगे देखो, अब देखो, अब अपन देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विपरीत, या फिर उसको अचक्रीय यौगिक भी बोलते हैं। एक है संवृत या फिर चक्रीय यौगिक, ठीक है। ये दो नाम है। अब बात करें अपन अचक्रीय यौगिक की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन, ये इसके व्युत्पन्न, ठीक है। और चक्रीय यौगिक है वो भी दो प्रकार की होती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो संवृत यौगिकों में क्या होता है, इसको एरोफेरिक यौगिक भी बोलते हैं, एरोफेरिक, ठीक है। तो इन यौगिकों में क्या होता है, इनमें एक कार्बन एक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रथम कार्बन है तो ये अंतिम कार्बन है, और ये प्रथम कार्बन है तो ये अंतिम कार्बन है। अचक्रीय यौगिकों में क्या होता है, जो प्रथम कार्बन है ये अंतिम कार्बन के साथ सीधा नहीं जुड़ा होता, अंतिम के साथ सीधा नहीं जुड़ा होता, जबकि चक्रीय यौगिकों में ये जुड़ा होता है, ठीक है। प्रथम कार्बन किससे जुड़ा होता है, अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन जो अचक्रीय यौगिक है, जो एरोफेरिक यौगिक है, इनमें प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन के साथ सीधा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, बीच में अलग अलग यौगिक या कार्बन उपस्थित होते हैं। बात करें इसकी एरोफेरिक यानी कि अचक्रीय यौगिक की, तो अचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। अब अपन डिटेल में हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सारी जो कार्बनिक ऑर्गेनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो हाइड्रोकार्बन से शुरू होती है, ठीक है। कार्बन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। तो अपन कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, फिर एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक, ठीक है। सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे सिर्फ किसकी, हाइड्रोकार्बन की। तो देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है रे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो, पूरी हो, ठीक है। मतलब जो कार्बन की चारों संयोजकता है वो किससे पूरी हो, वो हाइड्रोजन से पूरी हो, ठीक है। मतलब जिनमें कार्बन भी हो और जिनमें हाइड्रोजन भी हो, ऐसे यौगिकों के अपन क्या बोलेंगे, ऐसे यौगिकों को अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, क्यों होते, देखो, संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, चार होती है, मतलब वो चार बंध बनाती है, ठीक है। बंध मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, एकल बंध भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। इतने सारे प्रकार के बंध हैं, तो उन बंधों के आधार पे उनको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो उन श्रेणियों में
जो तत्व आते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप मुझे बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं। जिनमें क्या पाए जाते हैं? जिनमें एकल बंध, जिनमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एकल बंध हो, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं? सिंगल बंध पाए जाते हैं, उन यौगिकों को अपन क्या बोलेंगे? उनको अपन बोलेंगे एल्केन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एल्केन। देखो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो वही है ये एल्केन। एल्केन कौन सी श्रेणी का तत्व है? एल्केन कौन सी श्रेणी में आता है? एल्किन आता है पैराफिन श्रेणी। कौन सी श्रेणी में? पैराफिन श्रेणी में। ठीक है, बात करें अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें जिनमें देखो मैं ऐसे चीज नहीं मान, जिनमें डबल बॉन्ड भी हो या फिर जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वे कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड, यदि उनमें देखो डबल बॉन्ड हो तो उनको बोलेंगे अपन एल्कीन। क्या बोलेंगे? ये क्या है? एल्कीन है। ठीक है, फिर कार्बन की संख्या के आधार पे इसका अपन पूरा नामकरण करेंगे। ठीक है, यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, और ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं ओल्फिन श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? ओल्फिन श्रेणी। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या पाए जाते हैं? एकल बंध पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्किन। एल्किन कौन सी श्रेणी का तत्व है? पैराफिन श्रेणी में आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को एल्किन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंध, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, और ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं ओल्फिन श्रेणी में। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब अपन बारी बारी से पढ़ेंगे एल्किन, एल्काइन और एल्किन के बारे में, क्योंकि इनसे प्रश्न थोड़ा ज्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। अब देखो, अब बारी बारी से पढ़ते हैं अपन एल्केन। ठीक है, एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्केन क्या होते हैं रे? एल्केन किसको बोलते हैं? जिनमें क्या पाए जाते हैं? जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं, जिनमें एकल, यानी कि वो एकल है, ठीक है ना, बंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और एक याद रखना जो प्रश्न हमेशा आता है, इन यौगिकों का संरचना सूत्र। ठीक है, इन यौगिकों का संरचना सूत्र, एल्केन का संरचना सूत्र क्या होता है? एल्केन का संरचना सूत्र होता है CN। ठीक है, CnH2n+2, CnH2n+2, ये किसका सूत्र है? ये एल्केन का है, पूरा एल्केन इसके आधार पे बनता है। जैसे यदि किसी में
मान लो कि 4 कार्बन है, जहां n का मान क्या है, n क्या है, कार्बन की संख्या, जहां पे क्या है 4 कार्बन हो, यदि कितने कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, ठीक है, तो 4 रख दो, C4H। 4 को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे, 4 2 8, 8 और 2 10, यानी कि 4 कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए अपन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, अपन को 10 हाइड्रोजन चाहिए। कैसे देखो, 1 2 3 4, तो इन सभी कार्बन की एक एक संयोजकता तो खुद से पूरी हो गई, इस कार्बन की इस कार्बन से, इस कार्बन की इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन की इस कार्बन से भी, इस कार्बन से, इस कार्बन की इस कार्बन से, ठीक है, जो बीच वाले हैं उनकी दो दो संयोजकता पूरी हो गई। अब देखो 10 हाइड्रोजन है अपने पास, पहले देखते हैं हाइड्रोजन कितने लगेंगे, देखो सूत्र से देखते हैं। अब ये कार्बन लेते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है, तो एक संयोजकता पूरी हो गई, 3 अपन हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, चारों अपन ने पूरी कर दी। अब ये कार्बन देखो, इस कार्बन की दोनों संयोजकताएं पूरी है, दो बाकी है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन में देखो, इसकी भी दो है, दो बाकी है, तो ये भी ऐड कर देंगे। इस कार्बन की 3 बाकी है, तो 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये अपना कौन सा यौगिक बन गया, कार्बन कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सेम आ गया ना, सेम यही आ गया। मतलब यदि किसी में 4 कार्बन हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। यह भी हमें पूछा जा सकता है कि कार्बन इतने हैं तो उस यौगिक एल्केन श्रेणी के यौगिक में कितने हाइड्रोजन उपयोग में लिए जाएंगे, तो कितने हाइड्रोजन काम में लिए जाएंगे, 10 हाइड्रोजन काम में लिए जाएंगे। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, जब अपन को संरचना सूत्र पता हो एल्केन श्रेणी का। या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र बताइए, तो एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र क्या होता है, एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n प्लस टू। इतनी बात क्लियर होगी किसके बारे में, एल्केन के बारे में। अब एल्केन के अंदर एक चीज और देखो, कोई भी यौगिक हो उसमें अनुलग्न क्या लगेगा, एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों में अनुलग्न क्या लगेगा, N, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो, कार्बन की संख्या के आधार पे नाम दिया जाता है, आता तो ये एल्केन श्रेणी में है। जैसे यदि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले यौगिकों को क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रूफ, प्रोप और ब्यूट। 4 कार्बन वाले वो क्या बोलते हैं, ब्यूट। तीनों श्रेणियों के तीनों तत्वों में क्या बोलेंगे अपन, ब्यूट बोलेंगे, लेकिन तीनों के जो अलग अलग अनुलग्न है वो लगा देंगे ब्यूट। यदि वो एल्केन श्रेणी में आ रहा है ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन में सभी सिंगल बंद है, तो ब्यूट के आगे क्या लग जाएगा, अनुलग्न क्या लगेगा, एन लग जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यदि एक भी इसमें द्विबंध होता, यदि इसमें एक भी द्विबंध होता तो ये कौन सी श्रेणी में आता, यह एल्केन श्रेणी में आता। और एल्कीन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगता है, एल्कीन श्रेणी में अनुलग्न लगता है, अनुलग्न क्या लगता है, ईन। तो इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता ब्यूटीन, क्योंकि इसकी एक संयोजकता कौन पूरी कर रहा है, द्विबंध है इसमें, और जहां पे द्विबंध होता है वहां पे क्या लगता है, अनुलग्न ईन लगता है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करें एल्किन होता क्या है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें द्विबंध पाए जाते हैं, ठीक है। और एल्किन का संरचना सूत्र क्या होता है रे, इसका संरचना सूत्र होता है CnH2n, CnH2n। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, C3H, 2 की पावर 3 6, C3H3 H6। तो अपन को क्या बनानी है, एल्किन बनानी है, हाइड्रोजन सिर्फ 6 काम में लेने हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, देखो बना के देखते हैं, 3 कार्बन आ गए, जी आ गए, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 6 लगेंगे, लेकिन तो 3 तो यहीं लग जाएंगे, 3 यहीं लग जाएंगे, फिर बीच वाले 2 का क्या होगा, बीच वाले 2 का क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या एल्किन श्रेणी में, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें द्विबंध तो पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसमें, द्विबंध पाया जाता है। तो यदि इसमें क्या हो, द्विबंध जोड़ दें, ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन की सांद्रता कितनी है, 2 तो भरी हुई है, 2 कार्बन, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दी। इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 चाहिए, ठीक है। अब इसमें है तो सभी सिंगल बंद,
लेकिन इसमें एक द्विबंध आ गया। अगर एक भी द्विबंध आ जाए तो वह कौन सी श्रेणी में आएगा, वह एल्किन श्रेणी में आएगा। और एल्किन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगता है, इन लगता है। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, एथ, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, प्रोप। और अनुलग्न क्या लगेगा इसमें, इन लगेगा, तो ये क्या बन गया, इन, यानी कि प्रोपीन बन गया। यदि यहाँ पे एकल बंध होता, यदि यहाँ पे एकल बंध होता, सिंगल बॉन्ड होता, तो इसका नाम क्या हो जाता, बताना जरा। इसका नाम हो जाता प्रोपेन। क्या नाम हो जाता इसका, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गई अपनी एल्कीन के बारे में। इसके बाद है अपना एल्काइन। एल्काइन में अनुलग्न क्या लगता है रे, एल्काइन में अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगता है, इसमें अनुलग्न लगता है आइन। क्या अनुलग्न लगता है इसमें, आइन। ठीक है, इसमें कौन सा बंध लगता है, इसमें कौन सा बंध काम में आता है, इसमें ट्रिपल बंध काम में आता है। इसमें कौन सा बंध काम में आता है, ट्रिपल बंध। इसका संरचना सूत्र क्या है, CnH2n-। ठीक है, बना के देखते हैं। यदि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 4 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, 4 कार्बन हो, तो 4 कार्बन हो तो क्या बन जाएगा, C4H। 4 2 8, 8 में से 2 कम करो 6, C4H6। मतलब 4 कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ 6। यहाँ पे 4 कार्बन हाइड्रोजन 10। अब देखो कैसे सौंदर्यता पूरी होगी, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। मेन बात यह है कौन सी श्रेणी बनानी है अपन को, एल्काइन बनानी है। एल्काइन की प्रथम शर्त तो क्या है कि वह क्या होना चाहिए, उसमें एक त्रिबंध होना चाहिए। मान लो कि अपन इसको त्रिबंध बना देते हैं। ठीक है, इसको अपन ने क्या बना दिया, त्रिबंध बना दिया। अब देखो, अब इसको कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसको इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 3 संयोजकता है ये और 1 संयोजकता ये। इसको कितने संयोजक हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 2। ठीक है, इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 और 1 6। कितना हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 और 1 6। तो ये क्या है, यहाँ पे एक त्रिबंध आ गया, और त्रिबंध आते ही क्या बन जाएगा, ये एल्काइन श्रेणी का यौगिक बन जाएगा। त्रिबंध आते ही क्या बन जाएगा, एल्काइन श्रेणी का। और एल्काइन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगता है, आइन लगता है। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। आइन लगते ही क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। तो इस तरह से ये श्रेणी काम करती है। एल्केन श्रेणी जिसमें सिर्फ क्या हो, सिंगल बंध हो। संरचना सूत्र क्या है, CnH2n+2। ये कौन सी श्रेणी में आता है, एल्केन श्रेणी में। ठीक है, अनुलग्न क्या है इसका, एन। एल्केन श्रेणी के बाद कौन सी श्रेणी आती है, एल्किन। एल्किन में क्या लगता है, अनुलग्न इन लगता है। एल्किन किसे बोलते हैं, जिसमें यौगिक में क्या हो, एक श्रृंखला के अंदर एक द्विबंध तो एक द्विबंध तो आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, एल्किन होगी। सूत्र क्या होगा, CnH2n। ठीक है, बात करें अपन एल्काइन की, तो एल्काइन में अनुलग्न की क्या होता है, आइन होता है। एल्काइन में बंध कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एक त्रिबंध होता है। एल्काइन का सूत्र, संरचना सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। फिर से देख लीजिए, एल्केन का संरचना सूत्र CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, ये सूत्र, संरचना सूत्र आपको याद होने बहुत ही आवश्यक है। ये याद होंगे तभी आप इसका नाम भी कर सकते हैं। अब यदि अपन को ये इनके नाम पता होने चाहिए कि एक कार्बन पे क्या होता है, 2 कार्बन पे क्या होता है, 3 कार्बन पे क्या होता है, तो अब अपन वही देखते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 कार्बन तक पूछा जा सकता है, तो 8 कार्बन तक अपन पूरे नाम याद कर लेते हैं तीनों श्रेणियों में। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट, लिख सकते हो आप ये। अब अपन देखते हैं इनकी संख्या के आधार पर इनके नाम। तो देखो, पहली बात तो
एल्केन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एल्कीन, यहाँ पे हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। अब देखो यदि नंबर ऑफ कार्बन n का मान 1 हो, मतलब कार्बन की संख्या, यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या है। यदि कार्बन की संख्या 1 हो, n बराबर 1 हो, तो कार्बन की संख्या 1 में क्या लगता है, क्या आता है, मेथ आता है, ठीक है, मेथ। यदि 2 कार्बन हो तो एथ, यदि 3 कार्बन हो तो प्रोप, यदि 4 कार्बन हो तो ब्यूट, यदि 5 कार्बन हो तो पेंट, यदि 6 कार्बन हो तो हेक्स, ठीक है, यदि 7 कार्बन हो तो हेप, कई जगह इसको सेप्ट भी बोल देते हैं ना, और 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, ठीक है। अपन 8 तक देखते हैं, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक, ठीक है, नोनेन, नोनीन, डेकीन, डेकेन, डेकाइन, ठीक है। अपन 8 तक ही इसको देखते हैं, अच्छे से आ रहा है फ्रेम में, यस वेरी गुड। अब देखो यदि मैथ है, ठीक है, यदि क्या है, मेथ है, एक कार्बन है, तो वह कौन सी श्रेणी में आएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा, यदि उसमें एल्केन हो, एल्कीन हो, या फिर एल्काइन बन रहा हो। यदि एल्केन है, उस श्रृंखला में क्या है, एल्केन, एक एल्केन का मतलब उसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एकल बंध हो, तो उसमें अनुलग्न क्या लगा देंगे, एन अनुलग्न लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, एन लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मेथ बन जाएगा, ठीक है, सॉरी मेथ तो है ही, मेथेन बन जाएगा, ठीक है। एल्किन श्रेणी में ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा, ठीक है, क्योंकि द्विबंध किसके मध्य होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के मध्य होना चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखनी, द्विबंध किसके मध्य होना चाहिए, द्विबंध कार्बन कार्बन के मध्य होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कार्बन ही एक है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा तो वहां 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैथ ही होगा, इसके लिए 3, सॉरी इसमें भी 2 कार्बन क्या हो सकता है, क्योंकि 2 कार्बन के मध्य एक त्रिबंध हो सकता है। बात करें अपन 2 कार्बन हो, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। यदि, हाँ चलो इसका देख लेते हैं, यदि 3 कार्बन हो और सभी सिंगल बंद हो तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 4 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन हो तो पेंटेन हो जाएगा। 6 कार्बन हो तो हेक्सेन हो जाएगा। 7 कार्बन हो तो हेप्टेन हो जाएगा। 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन हो जाएगा। और एन तभी लगता है जब क्या हो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, तब ये काम करता है। एक कार्बन में एन लगते ही मेथेन, एथ में एथेन, 3 कार्बन से प्रोपेन, 4 कार्बन से ब्यूटेन, 5 कार्बन से पेंटेन, 6 कार्बन से हेक्सेन, 7 कार्बन से हेप्टेन, 8 कार्बन से ऑक्टेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब यदि बात आई एल्कीन की, एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, याद रहे कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है। एल्कीन में अनुलग्न क्या लगता है, एल्कीन में अनुलग्न लगता है इन, क्या अनुलग्न लगता है, इन अनुलग्न लगता है। अब मैथ तो हो नहीं सकता, मैथ से क्यों, क्योंकि 2 कार्बन की आवश्यकता होती है,
तो कहां से शुरू होगा ये? नंबर ऑफ कार्बन 2 से, यानी कि एथ। यदि उसमें क्या है, एक द्विबंध है उस श्रृंखला में, तो वह कौन सी श्रेणी में आएगा? एल्कीन। और एल्कीन में अनुलग्न क्या लगता है? ईन लगता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, सेम ऐसे ही तीन कार्बन हो तो प्रोपीन जी, चार कार्बन हो तो ब्यूटीन। ठीक है, पांच कार्बन हो तो पेंटीन, छह कार्बन हो तो हेक्सीन, सात कार्बन हो तो हेप्टीन, और आठ कार्बन हो तो ऑक्टीन। ठीक है, क्या लग जाएगा? इन अनुलग्न लग जाएगा। जब क्या हो श्रृंखला में एक द्विबंधु, क्या हो? सिर्फ एक द्विबंधु, तब ये लग जाएगा। दो कार्बन हो तो एथीन, तीन कार्बन हो तो प्रोपीन, चार कार्बन हो तो ब्यूटीन, पांच कार्बन हो तो पेंटीन, छह कार्बन हो तो हेक्सीन, सात कार्बन हो तो हेप्टीन, आठ कार्बन हो तो ऑक्टीन। ये चीज आपको याद में रखनी है। तो ये ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्या याद होना चाहिए? एकल एल्केन में सिंगल बंध एन अनुलग्न लगता है, एल्किन में द्विबंध इन लगता है, एल्काइन में त्रिबंध और अनुलग्न क्या लगता है? आइन लगता है। ठीक है, आपको बस ये याद करने क्रम से मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेका। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो फिर से, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेका। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब यदि दो कार्बन है और उसमें एक त्रिबंध है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एथ। एथ के आगे क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रोप के आगे लगता है प्रोपाइन। ठीक है, ब्यूट के आगे लगता है ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्स के आगे लगता है हेक्साइन, हेप्ट के आगे लगते ही हेप्टाइन, ऑक्टाइन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, यदि नंबर ऑफ कार्बन एक है तो ये आएगा नहीं, क्योंकि दो दो कार्बन होने चाहिए। दो कार्बन हो तो उसको बोलेंगे एथाइन, तीन कार्बन हो तो प्रोपाइन, चार कार्बन हो तो ब्यूटाइन, पांच कार्बन हो तो पेंटाइन, छह कार्बन हो तो हेक्साइन, सात कार्बन हो तो हेप्टाइन, और आठ कार्बन हो तो ऑक्टाइन। ठीक, अनुलग्न क्या लग जाएगा? आइन। कब लगेगा? जब एक त्रिबंध उसमें उपस्थित हो। इतनी बात क्लियर हो गई, पूरी की पूरी याद करने का तरीका क्लियर होगा। एक बार फिर से बताइए कि एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन श्रेणी का संरचना सूत्र क्या होता है? CnH2n। एल्काइन श्रेणी का संरचना सूत्र क्या होता है? CnH2n-। ये बात आपको क्लियर ध्यान में होनी चाहिए, एकदम क्लियर, कट टू कट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थी अपनी कौन सी श्रेणी? ये कौन सी श्रेणी थी अपनी? ये थी अपनी एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं समृद्ध यौगिकों के बारे में। ठीक है, अब इनसे ही क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक है, जितने भी एल्कोहल, इथर और जितने भी हैं, ठीक है, एल्कोहल हो गया, या फिर हाइड्रोकार्बन के अंदर सॉरी हेलोजन यौगिक हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। वे सभी क्या हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखो, एक बात और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि इस यौगिक में या फिर इस श्रृंखला में कितने सिग्मा बंध है, कितने पाई बंध है। सिग्मा बंध और पाई बंध, देखो सिग्मा का निशान क्या होता है? ऐसे, ये किसका निशान है? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बंध। और एक होता है आपका पाई, ये किसका है? पाई का। एक होता है पाई बंध। ठीक है, पाई। सिग्मा बंध और पाई बंध कितने हैं? यदि किसी यौगिक में या फिर किसी संरचना के बंध में सिंगल बंध हो, एकल बंध हो,
तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिग्मा बंध होगा, और जहां पे एक से अधिक बंध हो, एक से अधिक या दो हो, तीन हो, कितने भी हो, एक से अधिक बंध हो तो वहां पे कौन सा बंध होगा, पाई बंध होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जहां एकल बंध होते हैं वहां सिग्मा बंध, और जहां एक से अधिक बंध होते हैं वहां पे पाई बंध। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको जी। अब देखो कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर के अंदर अपन ने हाइड्रोकार्बन तो देख लिया। बात रही मेन एग्जाम की, तो एग्जाम आपको पता है सीटी का तो 23 अक्टूबर को होने वाला है। उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, दूरसंचार विभाग की तैयारी करने वाले, जो साइंस के स्टूडेंट है, जिनके पास 11th-12th में जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट थे, तो वे सीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वे सीटी की तैयारी करने के बाद जो एकदम पूरा मतलब उनको कांस्टेबल व पुलिस कांस्टेबल जो जीडी की भर्तियां थी उसमें नहीं जाना, राजस्थान पुलिस में नहीं जाना, उनको राजस्थान पुलिस में दूरसंचार विभाग के अंदर जाना है, तो उसकी भी साथ में वैकेंसी आती है। ठीक है, उसकी भी इसके साथ ही वैकेंसी आती है। तो उसमें एक टॉपिक होता है आपका जिसके अंदर आपको साइबर वाला पूछा जाता है, साइबर के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, यदि वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप हमें बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, हमें कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद अपन साइबर से रिलेटेड क्लासें भी आपसे आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है तो कुछ हो जाए लाइन कि मैं लिख पाया क्या था यार, भूल गया मैं, ये रट क्या आया था। मैं लिख पाया कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, खुद के हिस्से का दर्द गम सब लिखूंगा, वो मायूसी भरे दिन वो रोती हुई रातें लिखूंगा, कुछ ख्वाब अधूरे कुछ शिकायतें लिखूंगा, मैं लिख पाया कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, कुछ शोर अपना कुछ सन्नाटे लिखूंगा, सबसे दूर खुद के करीब लिखूंगा, मैं खुद को बदनसीब लिखूंगा, लिखूंगा मैं खुद को खुदली किताब में, और फिर उस किताब को मैं बेनाम लिखूंगा, फिर उस किताब को मैं बेनाम लिखूंगा। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आज का टॉपिक आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन समृद्ध यानी कि चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।